गुड मॉर्निंग एवरीवन। एससीईआरटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आदर्श है और आज हम बात करेंगे शांति के लिए शिक्षा या एजुकेशन फॉर पीस पर। अब शुरू करते हैं हम लोग। तो आज इस आधे घंटे के व्याख्यान में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन फॉर पीस इतना रेलेवेंट क्यों है आज के पर्सपेक्टिव में। व्हाट इज़ पीस, इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और इस शिक्षण व्यवस्था में पीस एजुकेशन और एजुकेशन फॉर पीस का क्या महत्व है और इन दोनों में जो एक बारीक अंतर है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों में शांति की भावना को डाल सकते हैं हम, और किस तरीके से शिक्षक विभिन्न शिक्षण शास्त्रों का इस्तेमाल करके वो इस पहल में सहयोग कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। तो पिछली बार जब लास्ट वीक में भी हम बात कर रहे थे तो कुछ मूल्यों पर हमने बात की थी, जिसमें हम लोग सुसाइड और एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो शांति के लिए शिक्षा शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि शांति के लिए शिक्षा सिर्फ ग्लोबल पर्सपेक्टिव में या सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं है, बल्कि जो एक व्यक्ति जो खुद से जो आममर्या की ज़िंदगी में जो परेशानियां झेल रहा है, चाहे वो बच्चों में आजकल बढ़ते कंडीशन के माहौल से सुसाइड के केसेस में वृद्धि हो, जो मेनली एकेडमिक प्रेशर्स और पेरेंट एक्सपेक्टेशंस के कारण राइज होते हैं, ये उसमें भी सहायक है। और एक बेहतर समुदाय की स्थापना के लिए भी शांति की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ये कहती है कि लगभग हर 90 मिनट में एक टीनेजर जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आंकड़े जो हैं वो ठीक नहीं है। मतलब परीक्षा के भय से कितने बच्चों ने सुसाइड किए हैं। और अगर हम बात करें 2007 के नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स की, तो 45% जो सुसाइड हुए देश में 15 साल से लेके 28 साल की उम्र के बच्चों तक के लिए थे। और इन सारी चीज़ों को कंसीडर अगर हम करें तो हमें ये समझ में आता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं सोर्स है स्ट्रेस और बर्डन का, जो इतना बच्चों को डाला जा रहा है। तो हम शिक्षक इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है। और जो भी आप सभी छात्र इसको देख रहे हैं वो आने वाले समय में इसको अपनी पेडागोजी में, अपने क्लासरूम में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पीस क्या है, पीस को अगर डिफाइन किया जाए तो हिंदी भाषा में अगर कहें तो मन की शांति पीस है। या अगर हम देश की तुलना में बात करें तो अगर देश में सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं पीस की ओर इंडिकेट करता है। तेरसा मई में जो प्राइम मिनिस्टर थी यूपी की, उनके अकॉर्डिंग जो है, पीस इज द बिहेवियर दैट encourages harmony in the way people talk, listen and interact with each other, and discourages actions to hurt, harm or destroy each other. तो इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन एक व्यक्ति के लिए है कि मतलब वो किस तरीके से सोच रहा है, बातचीत कर रहा है आपस में, और उसके जो एक्शंस है क्या वो कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा रहा है या कहीं उसमें द्वेष की भावना नहीं। तो एक इंडिविजुअल लेवल पर जब ये चीज़ें सही हों तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं फिर एक बेहतर समाज का निर्माण करेगी, फिर बेहतर देश का निर्माण करेंगी, और फिर आपसी देशों में भी बढ़िया संबंध रहेंगे और विश्व जो है शांति की ओर अग्रसर होगा।
पिलर्स क्या है पीस के, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट जो है ये पीस का एक बहुत मजबूत पिलर है कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, अगर देखें स्पेशली अगर जो डेवलप्ड स्टेट्स या डेवलपिंग कंट्रीज में पीस वहाँ पे प्रिवेल कर रही है। अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें जहाँ पर गवर्नमेंट फ्लेक्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, या कहीं कई ऐसे देश हैं जहाँ पर गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उन देशों में हम देखते हैं कि हिंसा की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं, या टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एट द एंड फिर वो पावर्टी, हंगर, इन सारी चीज़ों की तरफ ले जाता है। साउंड बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं इस फैक्टर को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये साउंड जितना अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट देश में रहेगा, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। युवा हमारे जब रोजगार रहेंगे तो एक बेहतर जीवन जिएंगे और शांति की ओर अग्रसर होंगे। लो लेवल्स ऑफ करप्शन ये कहीं ना कहीं वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। जितना बेहतर व्यवस्था होगी उतना करप्शन कम होगा, जितना कम करप्शन होगा हम पीस की तरफ उतने अच्छे से बढ़ेंगे। फिर आता है कि हम दूसरे के अधिकारों को स्वीकारें, क्योंकि हम एक मल्टी मल्टी कल्चरल और डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। अगर हम अपने देश में ही बात करें तो 5-6 बड़े धर्म हैं इस देश में, 1600 से ज़्यादा डायलेक्ट्स इस देश में बोलियाँ बोली जाती हैं, और कितनी बड़ी जोग्राफी है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, पहाड़ हैं, तो हर जोग्राफी का अलग कल्चर है। उसको ध्यान में रखते हुए हम दूसरे के अधिकारों को समझने की कोशिश करें और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। तो हम जब दूसरे के अधिकारों को स्वीकारते हैं तो सामने वाला भी हमारे अधिकारों को स्वीकारने की कोशिश करता है, हमें ये समझने की आवश्यकता है। फिर गुड रिलेशंस विद नेबर्स, कॉलोनी में या गांव में अगर हमारी बगल वाले से बन रही है तो जाहिर सी बात है शांति का माहौल बना रहेगा। और फिर अगर हम देश की तुलना में बात करें तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया बांग्लादेश है, या इंडिया चीन है, इंडिया श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है। तो अगर हम अपने जो आस पड़ोस के देश हैं उनसे हम मैत्री संबंध बना के रखेंगे तो शांति एग्जिस्ट करेगी, पीस एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अगर इन देशों के साथ अगर हम मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं स्थापित कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर हमेशा वो टेंशन बनी रहेगी, और फिर वो टेंशन सारी जो है कहीं स्टेट में या कैपिटल रीजन्स में उसकी गूंज हमें सुनाई देगी। देन कम्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर again it I believe it goes with the well functioning of government and openness to the ideas। इंफॉर्मेशन को या मीडिया को जहाँ पर दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, वहाँ पर अशांति पैदा होती है। अगर हम ऐसे बहुत से देशों का उदाहरण जानते हैं जहाँ पर मीडिया को दबा के रखा गया है, तो उन देशों में बाहर में तो पिक्चर सही है, लेकिन अंदर लोग कैसा महसूस कर रहे हैं या वो बाहर आना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से हम अनभिज्ञ हैं। नॉर्थ कोरिया इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। वहाँ पर ऐसा भी मीडिया में आया कि कोई ऐसा कोरोना का केस वगैरह सही नहीं हुआ है, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं कि वहाँ की जो जनता है वो खुशहाल स्थिति में है या काफ़ी परेशान है। और फिर जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पिलर्स ऑफ पॉजिटिव पीस में, वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर इक्विटी की तरफ, इक्विटी में हम बात करें तो समाज में ऐसे डिप्रीव्ड क्लासेस हैं, डिफरेंट
अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनको हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें रिसोर्सेज को डिवाइड करना होगा इस मैनर में ताकि वो आगे बढ़ सके और एक बेहतर जीवन जी सके। तो पीस इज अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे लॉ हो, चाहे सोशल हार्मनी हो, ये कहीं ना कहीं सारे पीस फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करते हैं या इकोनॉमिक वेलबींग पे लोगों के काम करते हैं तो जाहिर सी बात है पीस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। डेमोक्रेसी जिस स्टेट में है, गुड गवर्नेंस जहाँ पे है, तो वहाँ पर भी पीस एग्जिस्ट करेगा। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे काफ़ी मजबूत है, जहाँ पे क्राइम नहीं थ्राइव कर रहा है, जहाँ पर कानून व्यवस्था बेहतर है, जहाँ पर लोगों के अधिकार उनके पास है, इन जगहों पर हम शांति की उम्मीद कर सकते हैं। और सोशल हार्मनी, क्योंकि डाइवर्स ग्रुप है जैसा अभी हम बात कर रहे थे सोसाइटी में, तो इनके बीच में अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं और इन ग्रुप्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो अब दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है पीस एजुकेशन और दूसरा है एजुकेशन फॉर पीस। तो दोनों में क्या छोटा सा अंतर है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम शांति के लिए शिक्षा पर, जो आज का विषय है, उस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो शांति शिक्षा में इस स्थिति में मतलब वो पाठ्यचर्या में शामिल किया जा सकता है। हम एक अगर हम पिक्चर देखें ये, तो इससे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक टॉपिक है जिसको क्लास में प्रीच किया जा रहा है, पीस एजुकेशन को। यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं और एजुकेशन फॉर पीस में वो पूरे करिकुलम का हिस्सा है, उसको हम स्पेसिफिकली रटा नहीं रहे हैं बच्चों को, बल्कि उनके पूरे जो भी चाहे वो बच्चे खेल रहे हैं, चाहे उनका कंटेंट है, चाहे अध्यापकों की पेडागॉजी है, उसमें हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंतर हमें समझ में आ रहा है। तो अगर हम शांति के लिए शिक्षा की बात करें तो गांधी कहते हैं कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत जो है वो बच्चों से करनी होगी। और पूरी विद्यालयी पाठ्यचर्या में शांति का जो परिदृश्य है उसको अंतर्निहित हमें करना है। और ऐसा सोचने और विचारने का समय आ गया है कि और शांति के लिए जो शिक्षा है वो किस तरीके से अलग है। तो शांति शिक्षा से भिन्न शांति के लिए शिक्षा शांति की संस्कृति पर जोर देती है, उसको बढ़ावा देने के लक्ष्य को शिक्षा के उद्यम को आकार देने के उद्देश्य के रूप में मानती है। और यदि स्पष्ट दृष्टि और लगन के साथ शांति के लिए शिक्षा को लागू किया जाए तो वह सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक आनंददायक और सार्थक बना सकती है। और मुख्य जो इसके कार्यक्षेत्र हैं हम उनको देखते हैं कि शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्यक्षेत्र क्या हैं। कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव को पैदा करना, विद्यार्थियों के भीतर इन सामाजिक कौशलों और अभिरुचियों को का पोषण जो दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्व जीने के लिए ज़रूरी है। संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देना, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की ज़रूरत और कर्तव्य। फिर है लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा, और शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के प्रयास, और जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा। ये कुछ मुख्य कार्यक्षेत्र हैं जो शांति की शिक्षा हमें बताती है। और अब हम विद्यालय में क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें शांति के लिए शिक्षा को हमें पाना है तो बच्चों के प्राथमिक विद्यालयी वर्षों में मूल्यों की नींव रखने और व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर दिया जा सकता है। साथ ही सामंजस्य के साथ जीने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशलों पर भी, और इसके पश्चात शांति के परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित किया जा सकता है, विशेष रूप से बच्चों को शांति के लिए मूल्य आधारों को समझने के योग्य बनाने के लिए
यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि द्वंद्वों के शांतिपूर्ण निपटारे के कौशलों को बढ़ावा मिले। तो हम मोस्टली स्कूल्स में ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं इस पे और सीनियर क्लासेस में भी सब छोटे ही बच्चे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं अवॉइड कर पाते हैं, वो लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। बच्चे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर पाएँ, हम इस चीज़ शांति के लिए शिक्षा के द्वारा इस चीज़ को हम कैटर करने की कोशिश करते हैं। फिर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के दौरान विद्यार्थी जो हैं भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शांति की संस्कृति को देख पाने में समर्थ बन सके। और इसके बाद शांति के लिए शिक्षा नागरिकता संबंधी शिक्षा पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है कि 11वीं 12वीं के स्तर पर शांति के लिए शिक्षा इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है कि हिंसा के कारणों, उसके तरीकों और अभिव्यक्तियों की समझ, मुद्दों की वस्तुनिष्ठता समझकर उसे हासिल करने का कौशल और शांति पर एक वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। तो 11th-12th में जब बच्चा है तो हम ये समझ सकते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को समझ सकेगा, वो इन एक्सप्रेशंस को समझ सकेगा, वायलेंस के रीजंस को समझ सकेगा और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो भी वायलेंस जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकेगा। तो अब हम एक छोटी सी एक कहानी है उसको सुनते हैं। वो कहानी हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगी। कंक्लूजन इसका आप लोग खुद ही निकालेंगे, मैं कोई कंक्लूजन इस कहानी का नहीं दूंगा। वो कहानी का शीर्षक है वह आतंकवादी बनेगा या गुंडा। तो मैं 10 साल की थी जब 1945 के सत्याग्रह आंदोलन में मेरे पिता की मौत हो गई। महात्मा जी हमें देखने आए, यहाँ पे गांधी जी को महात्मा जी कहते हैं। ये देखो ये मेरा खजाना। वह एक चरखा और एक सफेद टोपी की ओर इशारा करती है। उन्होंने मुझे ये दिया और कहा, रो मत, तुम्हारे पिता एक हीरो थे, आओ और वानर सेना में शामिल हो जाओ। मेरा बड़ा भाई भी इंदिरा गांधी के साथ आंदोलन में शामिल था। हम लोग आज के समय के हिसाब से निरक्षर थे क्योंकि हम कभी विद्यालय नहीं गए थे। लेकिन अब मैं मानती हूँ कि हम लोग शिक्षित थे, हमें पढ़ाने वाले राष्ट्र के महान नेता थे। मेरे मेरा पोता या छोटा सा बच्चा अभी सिर्फ 13 साल का है। 10 साल पहले जब इसकी माँ मर गई तब से मैं इसकी देखरेख कर रही हूँ। एक दिन इसने सीना ठोक कर सच बोला, जिसके एवज में इसे बुरी पिटाई मिली और इसकी पसलियां टूटी। एक दिन से पहले यह अच्छा, दयालु, सच्चा और संयमी बालक था। यह बदलाव तब हुआ जब एक दिन विद्यालय निरीक्षक ने बच्चों से विद्यालय अध्यापकों और सुविधाओं के बारे में पूछा। उसने निर्भीकता दिखाते हुए सब सच सच कह दिया। उसने निरीक्षक को बताया कि एक लड़के को विज्ञान की परीक्षा में इसलिए नकल करने दी गई कि वह हेडमास्टर का भतीजा था। निरीक्षक ने हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की और हेडमास्टर ने बालक की पिटाई की। उसने कुछ गुंडों से उसकी जमकर पिटाई करवाई। मैं पुलिस के पास गई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आज यह बालक पूरी तरह से बदल गया है। वह दूसरों को डरा धमका कर अपना काम निकालता है। वह दूसरे स्कूल में चला गया है। अपनी कद काठी और ताकत के चलते वह दूसरे विद्यालय में हीरो बन बैठा है। मैं नहीं मानती कि इस बालक ने घर में हिंसा सीखी है। मैंने अपना पूरा जीवन गांधीवादी सत्य और अहिंसा को आधार बनाकर गुजारा है। क्या मैं क्या मैं उसे उस समय चैन से दम क्या मैं उस समय चैन से दम तोड़ सकूंगी जब मेरा ही खून हिंसा से लगा हुआ हो। कृपया कर स्कूल से मिलने वाली इस गलत सीख को बदलने के लिए कुछ करो। उससे उनसे शांति की बात करना पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें शांति के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। गांधी ने हमें शांति मार्गम के लिए सत्य और अहिंसा में प्रशिक्षित किया। तुम मुझसे कहते हो कि यह सब कुछ दिल्ली में किया जाता है, उनसे कहो कम से कम अब तो जागो। उन्हें गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है, आगे बढ़ो और बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाओ। अपने पोते के बारे में मुझे कभी कभार बड़े भयानक विचार आते हैं। क्या वह आतंकवादी बनेगा या गुंडा? जब उसका अहिंसा में विश्वास ही नहीं है तो मैं उसे कैसे या विरासत, चरखा और टोपी दूं? ये जो कहानी है ये तुलसी अम्मा है, विद्यालय में एक 70 वर्षीय एक सफाई कर्मी की है। और
इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं सिर्फ एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि अभी हम बात कर रहे हैं शांति के लिए शिक्षा और एजुकेशन फॉर पीस जिसे हम कहते हैं। तो कृष्ण कुमार जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी का, उनका 2013 का एक रिसर्च पेपर है जिसमें वो रिसर्च पेपर को लिखने के दौरान एक प्रश्न पूछते हैं कि कैन एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू वायलेंस। ठीक है। तो लंबे टाइम से एक शिक्षण व्यवस्था पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ढेर सारा वायलेंस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है इस कहानी को सुनने के बाद। कैन एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू नॉन वायलेंस एंड ऑल द chaos हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न पे ध्यान देंगे। और अब हम गांधी जी ने जो बातचीत की उसको मैंने समराइज करने की कोशिश की है एक आर्टिकल के माध्यम से कि शांति को जो अक्सर हिंसा की अनुपस्थिति से जोड़ा जाता है। गांधी को पढ़ने के बाद अगर हम ये समझ सकते हैं कि और गांधी जी शोषण को हिंसा का सबसे जाना पहचाना और व्यवहारिक रूप मानते हैं। शोषण चाहे राज्य, समूह, व्यक्ति या मशीन के द्वारा, व्यक्ति का अथवा आदमी के द्वारा, औरत का अथवा राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का हो। प्यार, सत्य, न्याय, समानता, विनम्रता, एकजुटता और आत्म संयम, शांति जो है इन सारे मूल्यों को व्यवहार में लाने पर बल देती है और दूसरों पर हिंसा करने की बजाय स्वयं कष्ट सहने को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो गांधी जी की शांति संबंधी धारणा में शामिल है। तो 3-4 पॉइंटर्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। गांधी जी ने कहने की कोशिश की थी कि तनाव, टकराव और हिंसा के सभी रूपों, मतलब आतंकवाद और युद्ध समेत, इनकी अनुपस्थिति और शांति का अर्थ ही है सौहार्दपूर्ण और मिलजुल कर रहने की क्षमता या टकरावों के समाधान के लिए अहिंसक तरीके अपनाने की जरूरत है। विविधता कभी कभी टकरावों को जन्म देती है, पर टकरावों की हिंसक परिणति हो यह आवश्यक नहीं है। जाहिर सी बात है कि दुनिया में इतने देश हैं और हर देश में अलग अलग स्टेट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं इस पर हमें जोर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अहिंसक समाज व्यवस्था का निर्माण, यानी संरचनात्मक 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 हिंसा से मुक्त समाज का निर्माण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय करने का कर्तव्य। शोषण और अन्याय के सभी रूपों की अनुपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और सहयोग, ऐसी न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की रचना जिसकी विशेषता हो सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरती के संसाधनों को साझा करने की इच्छा और पहल। इसका अर्थ है लालच से जरूरत की ओर रुख करने की आवश्यकता। फिर ऐसी जीवन शैली का वर्ण जो सृजन की पूर्णता में सहायक, लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करते हैं। और मन की शांति या शांति का मानो आध्यात्मिक आयाम। रिसोर्सेस को लेके काफ़ी लड़ाई है अभी एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, जहाँ पर एक चाहे जो भी है बॉर्डरिंग कंट्रीज होते हैं, चाहे वो अमेरिका, मैक्सिको हो, चाहे इंडिया, चाइना हो, या इंडिया, पाकिस्तान हो, वो सभी कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की लड़ाई में संलिप्त हैं। तो उसको हम किस तरीके से पीसफुली सॉल्व करते हैं अपनी नीड के अनुसार, हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम डिफरेंट ट्रीटीज़ करते हैं इसीलिए कि हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकें। अब थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय हम पृष्ठभूमि अगर हम देखें शांति की शिक्षा के लिए, तो उस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। और हम उस दशक के बीचों बीच हैं जिसे शांति की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए शांति दशक के रूप में मनाए जाने का निश्चय जो है वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1999 में किया था। यूनेस्को ने 2000 से लेकर 2010 को दुनिया भर के बच्चों के बीच शांति और अहिंसा की संस्कृति का बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया। पिछले 5 दशकों में अनेक बार शांति के लिए शिक्षा की पुरजोर तरीके से वकालत की जाती रही है। इनमें 2 मील के पत्थर हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, शांति, मानवाधिकार और
मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए शिक्षा को लेकर यूनेस्को की सिफारिशों सन 1974 और शांति मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए शिक्षा से संबंधित यूनेस्को की 1994 की कार्य योजना, जिसे लगभग 144 देशों की स्वीकृति मिली और 1953 में अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को द्वारा एएसपी नेट का आगाज हुआ और 2003 तक लगभग 175 देशों के नर्सरी स्कूलों से लेकर अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र तक 7500 संस्थानों को एएसपी नेट में शामिल किया जा चुका था। 2003 तक ऐसा काम हुआ और फिर इंडिया में फिर जो मोस्टली काम हुआ इस वो फिर एनसीएफ 2005 वहाँ से वो टेक ओवर करता है, उसको इन चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है उस डॉक्यूमेंट। और यह नेटवर्क जो है शांति, स्वतंत्रता, न्याय और मानव विकास के लक्ष्य के लिए के प्रति समर्पित। तो अब हम पर्सपेक्टिव को समझ चुके हैं, पीस की डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, कहानी को समझने की कोशिश की और थोड़ा सा अपने अंदर ये जिज्ञासा भी पैदा करने की कोशिश की कि क्या सिर्फ एजुकेशन पीस में सहायक है या नॉन वायलेंस में भी। वो प्रश्न आपके लिए है, उसको मैं आप उस प्रश्न को आपके साथ छोड़ रहा हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण शास्त्र हैं या रणनीतियाँ हैं जिसको शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों से कहा जा सकता है कि उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करें जो कोई घर या स्कूल में बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अपनाता है। तो हम वस्तुएं मांगते समय, जैसे सुनते समय और बात करते समय किस प्रकार आदर का प्रदर्शन करते हैं और सहयोग शब्द का अर्थ विभिन्न तरीकों से व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना हम बच्चों को सिखा सकते हैं, चाहे वो ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता खुद के प्रति हो, समाज के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो या वातावरण के प्रति हो। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के टर्म्स में अगर हम देखें तो शांतिपूर्ण संस्कार की कल्पना करें और सोचें कि यह कैसे दिखेगा। या बतलाना कि गुस्सा जो है शांति का नाश कैसे करता है और विरोधाभास को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसमें कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टेट ऑफ माइंड्स में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स में या सोसाइटी में रह रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि मतलब कि हर कोई शांतिपूर्ण संसार चाहता है लेकिन संसार ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों? और अगर हम शांतिपूर्ण संसार चाहते हैं तो उन बदलावों को पहचानने की ज़रूरत है, जिन बदलावों में किसी व्यक्ति की निजी भावनाएं और मूल्य भी शामिल हैं। और मतलब हिंदी या एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में हम ईमानदारी और कड़ी मेहनत जैसे मूल्य दर्शाने वाली कविता या गीत, उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने करिकुलम के साथ। फिर एक वस्तु दिखाइए, मतलब उदाहरण के लिए जैसे फूल, या बच्चे से कहिए उस पर कुछ पंक्तियाँ, कविता या गीत लिखें जिसमें फूल या अन्य वस्तुओं की विशेषताओं की तुलना और अच्छे व्यक्ति से की जाए। और सोशल साइंसेज में और प्राइमरी क्लासेस में एबीएस में हम टीम वर्क और उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से कमजोर विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का हल निकालना, हम ये सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं। और सिर्फ मतलब सिर्फ प्रैक्टिकली भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। मतलब हम एक्सप्रेशन डे रख सकते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर शनिवार के दिन बच्चे डिफरेंट वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं और शांति संदेश के साथ एक कहानियाँ हम ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि बच्चे हमारे आजकल काफ़ी तनावग्रस्त हैं, तो हम डिफरेंट माइंडफुलनेस टेक्निक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने करिकुलम में। माइंडफुल चेक इन और चेकआउट कर सकते हैं। शांति के लिए शिक्षा एक एनसीईआरटी का एक नेशनल फोकस ग्रुप का डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कुछ सिफारिशें दी, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या कह रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि स्कूलों में शांति क्लब और शांति पुस्तकालयों की स्थापना की जाए।
शांति मूल्य और कौशल को प्रोत्साहित करने वाली अनुपूरक पाठ्य सामग्री तैयार की जाए। न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए फ़िल्मों, वृत्तचित्रों और फीचर फ़िल्मों का संग्रह तैयार करना और इन्हें विद्यालय में प्रदर्शित करना। और शांति के लिए शिक्षा हेतु मीडिया को हिस्सेदार के रूप में संयोजित करना। अखबार जिस तरह आजकल धर्म के ऊपर लेख दे रहे हैं, उसी तरह शांति कॉलम भी शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विद्यालयों में शांति के लिए शिक्षा की ज़रूरत के अनुसार शांति के कार्यक्रम प्रसारित करने की आवश्यकता है। उनको इस चीज़ का बढ़ावा देना चाहिए। इसी के अंतर्गत अध्यापकों को शांति शिक्षकों के रूप में प्रोत्साहन देने और तथा समर्थ करने की आवश्यकता है। विद्यालयों में ऐसे प्रावधान करना जिससे बच्चा इस योग्य हो कि वे समझ सके आयोजित ताकि वे समझ सकें तथा आयोजित कर सकें कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता, मानव अधिकार दिवस, बालिका दिवस, महिला दिवस, पर्यावरण दिवस और भिन्न क्षमतावान व्यक्ति, इन चीज़ों को हम कर सकते हैं, डिफरेंट इवेंट्स को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इन्होंने प्रपोज किया कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध को देखते हुए महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना या अपराध सामाजिक बीमा रूपन के संकेत। और जिला स्तर पर विद्यालय विद्यार्थियों के लिए शांति उत्सवों का आयोजन करें। इससे हम शांति को मनाने और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त पाने जैसे दोहरे उद्देश्य पा सकेंगे। फिर है कि विभिन्न धाराओं के विद्यार्थियों के बीच परस्पर विचार विनिमय के कार्यक्रम आयोजित कराना जो उनको पूर्व ग्रहों, क्षेत्रीय, जाति और वर्गीय बाधाओं से उबरने में मदद करे। और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली शांति परियोजनाओं में स्वयं सेवक की भूमिका निभाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उसके लिए अवसर उपलब्ध कराना। शांति के लिए शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए या जरूरी है कि विद्यालय गैर सरकारी सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करें। ऐसे में शांति संबंधी स्वयंसेवी संगठनों की डायरेक्टरी उपलब्ध कराई जाए। शांति के लिए शिक्षा देने के लिए अध्यापकों और अभिभावकों की कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। राज्य स्तर पर ऐसी एजेंसियों का गठन किया जाए जो इस पर काम करें। और ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक अनदेखी में संशोधन के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएं। विद्यालय से जुड़ी विभिन्न प्रणालियों में व्याप्त असमानताओं को कम करना, जिससे शिक्षा में असमानता और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा न मिल सके। प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को शिक्षा के स्वीकृत लक्ष्य के अंतर्गत तथा शांति के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता के प्रकाश में संशोधित एवं पुनर्गठित किया जाना चाहिए। और पाठ्यचर्या निर्माण में शांति के लिए शिक्षा को समग्र रूप में रखे जाने की आवश्यकता है। और जो राइटर्स हैं हमारे वो स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए किताबों को लिखें। और विद्यालयों में हिंसा के कारण और उपायों पर एक मैनुअल तैयार करना और उपलब्ध कराना। मैनुअल या दिशा निर्देश दे कि हिंसा के बहुत से प्रकार हैं जैसे मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आपराधिक और ढांचागत। और विद्यालयी जीवन को शांति की संस्कृति की दिशा में बढ़ाने में व्यवहारिक कदम लिए जा सकते हैं। इसलिए हमें करिकुलम और पेडागॉजी और क्लासरूम एनवायरनमेंट पे काम करने की बातचीत कही गई है कि हम इन चीज़ों को करते हुए एक शिफ्ट ला सकते हैं, पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पर देखें ला सकते हैं। और एजुकेशन को एक लिबरेटिंग प्रोसेस जो हमारा एनसीएफ कहता है वो हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो हम ऑलरेडी इन चीज़ों पर बात कर चुके हैं कि हम क्या-क्या हम बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पे। ये ऑनेस्टी, टॉलरेंस, शेयरिंग, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब इन चीज़ों पर हमें काम करने की वाक़ई में आवश्यकता है, जहाँ पर हम बच्चों को ये समझा सकें कि जो भी काम है, जो भी समाज में अलग-अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं, वो सब लगभग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो दूध वाला है या पुलिस में कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति जो हमें सब्जियाँ दे रहा है। तो सबका समाज में एक स्थान है और अगर वो लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये पूरी व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। तो उनके प्रति हम कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं अपर प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि फिर बच्चे थोड़ा सा हम उनको पॉलिटी और सोशल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स,
सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्रिएटिव थिंकिंग और इन सारी चीज़ों को हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकतंत्र के महत्व को पे हम बातचीत कर सकते हैं और सेकेंडरी लेवल पर जैसा हमने 11th-12th में बात की थी कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से और कम्युनिकेशन एक स्थापित करने की ज़रूरत है। तो ये एक पिक्चर है आप सभी के सामने है। तो कई रास्ते हैं अगर कोई स्टूडेंट है उसके सामने, मतलब जो पीस का रास्ता है उसमें बड़ी अड़चने हैं, ध्यान से अगर हम देखें तो उसमें पहाड़ हैं बीच-बीच में। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको बहुत ढेर सारी मेहनत करनी है, तो उसे प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, उसे होप, ऑप्टिमिज़्म और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट, ईगो और डिसएग्रीमेंट्स। तो हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इन सारी चीज़ों पे बात कर ही चुके हैं और इसको कंक्लूड करते हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो हम पीस वैल्यूज़ को लेसन में अपने आइडेंटिफ़ाई करें और इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करें अपने लेसन प्लान्स के साथ और नॉन करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को एंगेज करें, जिससे वो अम, बड़ बढ़िया महसूस करें और टीम बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें बिल्ड हो सके और सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर सकें। तो 2 डॉक्यूमेंट मैंने यूज़ किए, लर्निंग द वे ऑफ पीस यूनेस्को का डॉक्यूमेंट है, आपको मिल जाएगा और पोजीशन पेपर है एक नेशनल फोकस ग्रुप का, एजुकेशन फॉर पीस एनसीईआरटी का। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।